हेलो डियर, आपका सिंपल इंटरेस्ट की अगली और लास्ट क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के अंदर सिंपल इंटरेस्ट अपना ख़त्म हो जाएगा। तो भाई आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। अभी बिकॉज एग्ज़ाम की डेट आ गई है कि भाई एग्ज़ाम पास है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने शॉर्टकट अपनाने स्टार्ट कर दिए हों कि चलो वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है, जो पावर पॉइंट की एनोटेशन है मैं वहीं से देख लूँगा। मुझे एक बात बताओ कि जो एडवांस मैथ था, अगर उसकी आप सिर्फ एनोटेशन देखते तो क्या वो बात बनती जो आपने वीडियो देखकर जो अंडरस्टैंडिंग आई है? ठीक, नहीं बनती। और दूसरी बात, मैं ईमानदारी से विद एक्सपीरियंस यहाँ पर बोल रहा हूँ। क्या देखो, जब आप वीडियो को देखोगे, ये मुझे किसी ने बोला नहीं है बट मैंने फील किया है कि एक आधे बच्चे इस चक्कर में हैं कि सिर्फ एनोटेशन से काम चल जाएगा, तो उसमें आपका नुकसान है। ठीक है, और मेरा भी नुकसान है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हों, उस सेंस में मेरा भी नुकसान है। क्लियर है? तो जब आपके सामने क्वेश्चन होता है तो उस वक्त आप सोल्व करते हो कि नहीं? वीडियो को पॉज करके सोल्व करते हो। तो एनोटेशन से सोल्व करने से बेहतर आप क्या सिर्फ मेरा मेथड देखने आए हो एनोटेशन पर? और एनोटेशन पर तो उतने अच्छे से मेथड दिखेगा भी नहीं। मैं कितनी सारी चीज़ें लिखता हूँ, कितनी सारी चीज़ें मिटाता हूँ। तो मेथड देखने के लिए भी वीडियो देखनी सही रहेगी। तो एट एनी डे आप भले ही दोबारा उस पीडीएफ को ना कर पाओ, बट वीडियो ज़रूर देखो, भले ही उसको ज़्यादा स्पीड पर देख लो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चीज़ों को इस तरीके से कराया जाता है, कंप्लीटनेस सी होती है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ बतानी हो मैं बता देता हूँ, कुछ भी बताना हो एक पूरा पैकेज मैं आपको देता हूँ वीडियो के थ्रू। और वो पैकेज वीडियो के थ्रू ही दिया जा सकता है, लिख विख के नहीं दिया जा सकता। इतनी सारी चीज़ें ठीक है, पॉसिबल नहीं है, उस वे में नहीं दिया जा सकता। कुछ दिमाग में बात ध्यान नहीं, उसी वक्त वहाँ पर बता दी जाएगी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो अब इस चीज़ को कई स्टूडेंट तो ये सोचेंगे, अच्छा वीडियो देख के टाइम वेस्ट मत करो, ये करो वो करो। भाई आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? क्या मूवी देख रहे हैं क्या पढ़ाई के वक्त? नहीं, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई को ही टाइम वेस्ट मान लोगे तो क्या मतलब, क्या करें फिर? तो रिक्वेस्ट है, अरिथमेटिक जो है वो जिस तरीके से मैंने एडवांस कराया है उसी बेहतरीन तरीके से 20 दिनों में किया जा सकता है। मैं फास्ट नहीं हो रहा हूँ ज़रूरत से ज़्यादा, मुझे फास्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 10 दिन होते फिर मुझे फास्ट होने की ज़रूरत होती, मुझे स्पीड डबल पकड़नी पड़ती। ठीक है, तो 20 दिनों में ये किया जा सकता है, पॉसिबल है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉसिबल है। उसी तरीके से मैं कर रहा हूँ। बस मैं करूँगा क्या, मैंने अपने जिम की मेंबरशिप फ्रीज करा दी है। जिम नहीं जाऊँगा जब तक मेंस का पेपर नहीं होएगा। देन क्या बोलते हैं, क्योंकि थोड़े से दिन है यार, इतना थोड़ा मोटा तो चेंज करना पड़ेगा, बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो। देन भाई सैटरडे संडे को कोई एंटरटेनमेंट रोक देंगे, और हो सकेगा संडे को भी काम कर लूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इतने दिनों में बहुत ही प्यार से यहाँ से आपको क्या सीख लेनी चाहिए? आपको ये सीख लेनी चाहिए कि ये नहीं है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट पढ़ाई की है उसे छोड़ दो कि नहीं यार पेपर पास है, ये नहीं करूँगा, ये पढ़ लूँगा। क्यों? अपने स्टडी आवर्स बढ़ाओ ना। पहले 6 घंटे पढ़ते थे तो अब 8 करो, 8 पढ़ते थे तो 10 करो, 12 करो, 14 करो। जो ये होता है ना कि मैं 12 घंटे पढ़ा, मैं 16 घंटे पढ़ा, वो आखिरी के 1 महीने 20 दिन की कहानी होती है। लगातार 6 महीने कोई नहीं 16-16 घंटे पढ़ता, रूटीन ऊपर नीचे चलता रहता है। हाँ, अब ये एंड की स्प्रिंट है। कभी अगर आपने लंबी दौड़ दौड़ी हो तो जब एंड का 100-200 मीटर रह जाता है तो पूरा जोर लगा देना है कि भैया अब टाइमिंग कम करें अपनी रेस की। यहाँ पर पूरा जोर लगा सकता हूँ। पूरी स्प्रिंट मारकर 5 किलोमीटर थोड़ी भाग सकते हैं, पेट्रोल बचेगा ही नहीं, मतलब फ्यूल बचेगा ही नहीं। तो जब लंबी रेस है तो हल्के हल्के ऐसे भागते हैं कि भागा जा सके इतनी दूर। जब पता है कि हाँ अब एंड का टाइम आ गया है, अब स्प्रिंट चाहिए, ज़्यादा घंटे पढ़ो, चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ठीक है, मत करो एक्सरसाइज है, कुछ भी मत देखो, रेस्ट भी थोड़ा कम ले लो। हाँ, नींद पूरी ले लो, 7 से 8 घंटे की नींद के बाद भी 16 घंटे रह जाते हैं भाई, 16-17 घंटे। तो नींद लो ताकि ये काम करता रहे, उस दिन हैंग ना हो जाए। ठीक है, तो समझ रहे हो बातें? अभी जोर लगाने का टाइम है, किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो और वीडियो देख लो। एंड के कुछ दिन बचे हैं और अभी भी अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए अभी है, एसएससी ने दिमाग में आग नहीं लगाई क्या है? तो लगे रहो, बस हड़बड़ाओ मत, काम पर लगे रहो, दैट्स इट। आप उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते उससे बेहतर।
ठीक है भाई, क्लियर है। और एक और बात मैथ्स के अंदर बता दूं कि जब आप वीडियो देखते हो तो इसके साथ जो कंसेप्ट नोट्स हैं, एक बच्चा मेरे को बोल रहा था कि सर मैंने नोट्स लिखे नहीं तब आपने बताए थे, अब मुझे प्रिंट आउट करा के दे दो या फिर प्रिंटेबल फॉर्मेट में दे दो। क्यों नहीं मानी भाई तब बात, जब मैं इतने जोर जोर से बोल रहा था और आपने तब बात नहीं मानी, तब ये काम नहीं किया, अब क्या ही आप करोगे आगे। अभी भी मेरी बात ध्यान से सुन लो, देखो ध्यान से मेरी बात सुन लो। 20 दिन बचे हैं, 20 सेकंड नहीं बचे हैं, ये काम होगा नहीं। 20 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं अगर बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किए जाएं तो अभी भी जब आप मैथ के नोट्स लिखते हो मेरे भाई, तो एक हिसाब से पता है क्या होता है, कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है और एक इन्वॉल्व होकर रिवाइज होता है। एक तो आप सिर्फ पढ़ते हो, जब आप लिखते हो तो इसको चलाना पड़ता है, खुद सोचना पड़ता है, भले ही सेम चीज़ कॉपी कर रहे हो लेकिन थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा अपनी भाषा में लिखेंगे। जब जिस चीज़ को लिखेंगे तो उसका थोड़ा तो रिवाइज करोगे, गधों की तरह तो नहीं कर टीप दोगे उसको। और जब आप लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर से पहले लिख लो नोट्स को, पहले मैंने सब कुछ आपको बताया ये स्टडी प्लान के अंदर। और अगर कोई चीज़ अपडेट करने की लगे तो वहाँ पर अपडेट कर लो। अच्छा ये कंसेप्ट यहाँ पर मुझे डाल देना चाहिए, ये छोटी सी बात यहाँ पर मुझे डाल देनी चाहिए, ऐसे करके। तो जब आप नोट्स लिखते हो, एक बार जब आपने नोट्स खुद लिख लिए तो विद इन 5 मिनट्स एक चैप्टर रिवाइज, अगली 5 मिनट में अगला चैप्टर रिवाइज, आधे घंटे में पूरा प्लेन ज्योमेट्री रिवाइज, प्लेन ज्योमेट्री बड़ा है तो 20 मिनट में नंबर सिस्टम रिवाइज। ऐसे रिवीजन होता है कब, जब खुद के नोट्स हो, जब एक एक शब्द हमने खुद लिखा है, हम जानते हैं ये क्यों लिखा है, हम जानते हैं इसका क्या मतलब है, तब वो मेरे नोट्स हैं, मेरा रिवीजन होता है उनसे, तो ये सारी चीज़ें सिर पर से निकल जाएंगी आपके। ये नहीं है उसमें मुश्किल चीज़ें, वो मैंने अपने नज़रिए से लिखी हैं। तो वीडियो देखो, उसके बाद थोड़ा मोटा, अब उन नोट्स के को जब मैं देखता हूँ, आपको क्या लगता है मेरे दिमाग में सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन है जो मैं नोट्स को देखता हूँ? नहीं है, वो जस्ट एक बटन है, उसको दबाते ही मेरे दिमाग में उसको देखते ही कई चीज़ें आती हैं कि हाँ ये सारे केसेस में अपने रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात क्या है, अपने बनाओ ताकि आपको फ़ायदा हो। अगर ये भी टाइम वेस्ट लगेगा तो मतलब और कैसे होगा टाइम यूज़? पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करके ही टाइम वेस्ट हो रहा है तो कैसे होगा टाइम यूज़? अभी भी वक्त है, जाग जाओ हैं। पहले अगर आप इस कोर्स के अंदर 50-60% भी मुझे फॉलो करते हुए आए हो तो अभी भी वक्त क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि वैकेंसीज इतनी ज़्यादा हैं कि आपके निकम्मे, थोड़े से निकम्मेपन को झेला जा सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा लाइटली लो लाइफ को, रोज़ का काम रोज़ करो। लाइटली मतलब कि बर्डन मत लो, एग्ज़ाम पास आ गया पास आ गया, यहाँ पर एग्ज़ाम को लेकर मत घूमो। और इतना सीरियसली लो कि मेरा काम तो मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। उन टेंशन को छोड़ दो, कट ऑफ वगैरह ये वो फलाना ढिमकाना, इस कैटेगरी का क्या होगा उसके, ये फालतू की चीज़ों में मत घुसो। अभी काम करो, काम किया सब कुछ अच्छा रहेगा एंड में, उस चीज़ पर फोकस करो। क्लियर है भाई? चलो जी स्टार्ट करते हैं तो वीडियो। चलो क्वेश्चन करो, इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के बचे हुए सारे टाइप्स। The simple interest on a certain sum for 4/3 years at 6/3/4 रेट, तो सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो ब्याज कितने परसेंट है ये पता लग जाता है टाइम इंटू रेट से, दिस इंटू दिस इतने परसेंट, इसका परसेंटेज होता है प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल के इतने परसेंट की वैल्यू ये है एक हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट इतना है। ओके, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम, उसी सम का अमाउंट क्या होएगा 7.5 साल में 8/1/3 सिंपल इंटरेस्ट पर। तो सिंपल सी बात है, पहले उनको गुणा करेंगे, 3 चौके 12 और 2 14/3, 14/3 गुणा 6 चौके 24 और 3 27/4, 27/4, इतने परसेंट की वैल्यू हमें पता है। ठीक है जी, इतने परसेंट की हमें वैल्यू पता है, इसको चाहो तो सोल्व कर लो। 9 7 63/2% की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 8820। तो हमने कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी है, अमाउंट निकालना है, व्हाट विल बी द अमाउंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 15/2 साल प्लस 8 3 24 और 1 25/3। ठीक है, तो कटेगा नहीं, हाँ कट रहा है, 125/2 बटे में 100, क्योंकि हमने अमाउंट निकालना है।
तो 2 इंटू 100 200 और 325/2% निकालना है। 325/2% की वैल्यू क्या है? सिंपल है, इतने परसेंट की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू होगी ये, उससे डिवाइड कर दिया और इतने परसेंट की वैल्यू होगी ये। नौ से कटेगा, 9 7 63, 9 9 81, 9 8 72, 7 से कटेगा, 14 7 98, तो ठीक है भाई, 1 0 ये हो गया और 1 0 14 5 70 मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 7 14 दूनी 28 और 7 एंड में 500 कितनों के हैं? 2 के हैं, कर ही लेते हैं फिर तो। 14 5 70, 7 14 दूनी 28 और 7 35, 3 14 42 और 3 45, 45,500 आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट बताओ। ₹6,000 बिकम्स ₹7200 इन 4 ईयर्स। और एक और बात, जो मैं बातें बोलता हूँ कि सर आप मोटिवेट करते हैं, देखो मैं मोटिवेट किसी को नहीं कर सकता। अगर मान लो किसी ने ठान ही ली है कि भाई जीवन में नहीं करना कुछ, तो उसको मैं कैसे मोटिवेट करूँगा? तो ये बातें भी मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ जो थोड़े से हैं सीरियस, जो हैं जो वाकई में करना चाह रहे हैं, बट ठीक है भाई, हैं मैं आपसे उम्र में तो बड़ा ही हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो कुछ ऐसी बातें जानता हूँ शायद जो आपकी मदद कर देंगी। तो जो करना चाह रहे हैं बट उनको कुछ गाइडेंस मिल जाए तो फिर से ट्रैक पर आ जाएंगे, उनको कुछ गाइडेंस मिल जाए तो उनके लिए और आसान हो जाएंगी चीज़ें, थोड़ी सी कुछ और कंसेप्ट हैं जो क्लियर हो जाएंगे, मैथ के नहीं, लाइफ को लेकर, प्रोडक्टिविटी को लेकर। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं भी पूरे दिन काम करता हूँ, है मैं भी अपने मन को ऑब्जर्व करता हूँ, है कि कब मेरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, कब क्या कर रहा है, तो वहाँ से जो चीज़ें सीखता हूँ वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये बातें भी उसके लिए हैं जो वाकई में पढ़ना चाहता है, ना जो पढ़ना नहीं चाहता, जो काम नहीं करना चाहता, उसको उससे कोई काम नहीं करा सकता, कोई कैसे काम कराएगा, उसकी इच्छा नहीं है तो ये भी उनके लिए है। तो अगर आप वाकई में सीरियस हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो गौर किया करो इन बातों के ऊपर, ठीक है, अमल किया करो भाई इन बातों के ऊपर। आपका फ्यूचर इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके पेरेंट्स, आपके जो भी नियर एंड डियर हैं, आप जानते हो कौन कौन आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं इन फ्यूचर, तो उनकी तरफ भी देखो यार, मेरे ऊपर आस लगाए बैठे हैं, क्या इतना निकम्मा हूँ क्या मैं? हैं मतलब इतना नहीं कर सकता। और एक और बात, आज जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिल रही है ना, आज जो कामयाबी आपको, अब 10 रुपये का मतलब क्या है? मेरा 10 रुपये का मतलब है एफर्ट्स। आज जो कामयाबी आपको 10 रुपये में मिल रही है, कल को वो 100 रुपये में मिलेगी, थोड़ी सी उम्र और बड़ी हो जाएगी तो वो 1000 रुपये में मिलेगी। यानी कि एग्जैक्टली उसी लेवल पर पहुंचने के लिए 2 साल बाद जोर लगाओगे तो ज़्यादा जोर लगेगा, उसके बाद और ज़्यादा जोर लगेगा, एक फेज गुजर जाएगा, उसके बाद लाख रुपए में वही कामयाबी मिलेगी। जैसे जो बंदा 40-50 का है, अब उसको इसी तरीके से एक स्टेबल अर्निंग का सोर्स बनाना है गवर्नमेंट जॉब वाले की तरह, और उतना ही काम करके बनाना है, ये नहीं है कि दिन रात लगा पड़ा है। ऑफ कोर्स बिजनेस से ऐसे बन जाता है, तो उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। आज चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, जो सामने से जो पैकेज आपको डिलीवर होएगा, जिंदगी भर की तनख्वाह है, बाढ़ आए, भूकंप आए, आग लगे, आपकी तनख्वाह नहीं रुकेगी। 1 तारीख को संडे होगा तो पहले पिछले महीने में ही आ जाती है कि नहीं भाई संडे है, पहले ही डाल देंगे। 2 नहीं होगी कि 1 को संडे था, 2 ना, 2 नहीं होगी। तो बी रेडी टू पे द प्राइस, चीज़ चाहिए तो उसकी कीमत देने के लिए तैयार रहो ना, एफर्ट लगाओ। बच के क्यों भाग रहे हो? चीज़ नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात, नहीं चाहिए रहने दो। चलो जी, अब ये काम करते हैं, अब सीरियस होकर पढ़ाई करो, ठीक है, रिलैक्स हो। मैं ये नहीं बोला टेंस्ड रहो, रिलैक्स रहो। फालतू की चीज़ों, पहले ही बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, टेंशन लेने की, कट ऑफ वगैरह, ये वो, रिजल्ट कब आएगा, हटाओ, आएगा तब आएगा, आप क्या ही कर लोगे, कब आएगा कब आएगा, ठीक है। रिलैक्स रहो, अपने हाथ पर कम चीज़ें रखो कि मेरे को ये पढ़ाई करनी है, ये सब्जेक्ट करना है, ये करना है, इस चीज़ का, फैमिली का कोई काम आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया था, ये काम करना है, दैट्स इट। मेरे पास ये 3-4 चीज़ें, कोई फालतू की डिस्ट्रैक्शन आ रही है, हटवाई, दिमाग खराब मत कर, रिलैक्स रहो, कम चीज़ें अपने हाथ में रखो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पहचान लो मोटा मोटा, ये उनको करो बेहतरीन तरीके से, उनके अंदर मशगूल हो जाओ, ठीक है।
रिलैक्स रहो, काम करते रहो, चीज़ें अपने आप ठीक रहेंगी, टेंशन लेनी ही नहीं पड़ेगी अगर टाइम पर काम करोगे तो। अब टाइम पर काम नहीं करोगे जो करना चाहिए, टेंशन ही टेंशन है, ठीक है। ₹6,000 बिकम 7200 इन 4 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल में 6,000 के 7200 बन गए। इफ द रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ देन द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 years विल बी। ठीक, तो देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, उस फॉर्मूले से एक चीज़ मैं आपको इजीली समझा पाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल रेट और टाइम के। प्रिंसिपल को कुछ गुना कर दोगे, 2 गुना कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट 2 गुना, रेट को कुछ गुना, टाइम को कुछ गुना कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट उतने गुना। और अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट 2 चीज़ों के सम से बना है, 2 चीज़ों के सम से बना है। तो हमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो चाहिए होगा। आपको ए इक्वल टू बी प्लस सी परसेंटेज वाले याद हैं है? जब चीज़ें कुछ चीज़ों के गुणा से बनी हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, से सम से बनी हो तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अमाउंट नहीं निकाल पाओगे आप। कहीं इस क्वेश्चन के अंदर ये लगा दो कि पहले अमाउंट 7200 था, तो अब हम देख लेंगे 7200 रेट 1.5 गुना हो गई, फलानी चीज़ फलाने गुना हो गई, ये कर दे। नहीं, आप इसको निकाल सकते हो कि पहले के कंपैरिजन में प्रिंसिपल बदला, रेट बदला, टाइम बदला, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले के कंपैरिजन में कितना बदल गया। अमाउंट को नहीं निकाल सकते, सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे। क्लियर है मेरे भाई। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, 6,000 रुपये के 7200 बन गए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा, सिंपल इंटरेस्ट लगा जी 1200। अब हम देखेंगे कि किस किस चीज़ को चेंज किया है। इफ़ द रेट बिकम्स 1.5, रेट 1.5 गुना हो गई, तो भैया सिंपल इंटरेस्ट भी 1.5 गुना हो जाएगा, भले ही बाकी चीज़ों को सेम रख दो, भले ही पी आर और टी, पी और टी को सेम रख दो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो सेम रह गया, प्रिंसिपल में कोई बदलाव नहीं है, रेट 1.5 गुना हो गई। एंड टाइम क्या हो गया, टाइम कितने गुना हो गया, कोई भी चीज़ कितने गुना हो गई कैसे पता चलता है, फाइनल अपॉन इनिशियल। पहले टाइम कितना था 4, अब टाइम कितना है 5, तो टाइम हो गया 5/4 टाइम्स। क्लियर है, टाइम हो गया 5/4 टाइम्स। तो ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है, किसी बड़े क्वेश्चन के अंदर कोई छोटी से पोर्शन के अंदर एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी, जिसके कारण बच्चे उसको छोड़ देंगे, फिर बोलते हैं ये स्ट्राइक नहीं हुआ उस वक्त। क्योंकि बेसिक में दम नहीं है, बेस स्ट्रोंग होना जरूरी है, ठीक। इसलिए बस बने रहो मेरे साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग तो आपको लगाने के लिए बोल भी नहीं रहा, बस बने रहो, चीज़ें सीखते रहो, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्यों पढ़ना, तो सारा मेरा जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी पढ़ना, ठीक। चलो जी, 4 ये 12 2 5 10 5 5 25 में 225, ठीक किया है क्या। अच्छा वही मैं सोचूं यार, 1200 से भी कम हो गया, एक जीरो भी है। 25 में 225, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है इन चीज़ों के कारण हो जाएगा 2225। तो पहले प्रिंसिपल इतना था, है प्रिंसिपल मतलब इतना ही है, सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8250। दैट्स इट, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, सम ऑफ रुपीज 10,500 अमाउंट्स टू दिस मच इन दिस, इतने साल में इतने रुपए के इतने बन गए एट ए सर्टेन रेट % पर एनम, कुछ रेट थे उसके हिसाब से। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 years एट डबल द अर्लियर रेट। उसी सम के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 साल में डबल रेट पर। तो आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यूज हो जाएगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था, पहले सिंपल इंटरेस्ट था 30 - 30, तो घटाओ 3325, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट था 3325। तो सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आर एंड टी, ठीक है। प्रिंसिपल कितने गुना हुआ, ये बोल रहे हैं ऑन द सेम सम, कुछ भी गुना नहीं हुआ, सेम है। रेट कुछ गुना हुई, डबल रेट हो गई, तो भैया डबल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। टाइम कितने गुना हुआ, टाइम फाइनली 5 साल है, पहले कितने साल था 5 थे, 15 और 4 19/5, बस खत्म, फाइनल अपॉन इनिशियल, ये नया सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब काट पीट देते हैं, 19 एकम 19, 19 में से 5 गए 14 होएगा 142
तो 19 7 133, 12 में 3 के 9, 19 5 175, इस 5 और 2 को इकट्ठे कर दो, 10 बन जाएगा, 5 5 25, 2। देखो अब एक और चीज़ गुणा करने की बताऊँ, 5 5 25, 2 बच गया। अब 5 से 17 को मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? कर सकते हो। अलग अलग मत किया करो, जब ऐसे कर सकते हो तो कर दिया करो। फिर 5 × 17, 17 5 85 और 2 कैरी था 87, ठीक है, और एक ये 0, 8750। मैं कह क्या रहा हूँ, मान लो ऐसे है, तो 7 8 56, 5 कैरी हो गया। अब आप 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरे को, तो ऐसे मत क्या करो 7 3 21 1 2 कैरी ना, 13 से कर सकते हो ना, तो 13 7 91, 91 और 5 96। एक और बात देखो, अगर मान लो ऐसे हो 7138, 7 8 56, 5 कैरी। अब तो सर मैं 13 से कर सकता हूं लेकिन आगे 7 है, तो 13 से कर दो। आपने 2 डिजिट उठाए हैं ना, तो 2 डिजिट फिल कर देना। 2 डिजिट उठाए हैं तो 2 फिल कर देना। जैसे थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। 18 ले लूँ मैं यहाँ पर, ठीक, ध्यान से सुन लीजिएगा। 7 8 56, 5 कैरी, तो 7 × 18, 18 7 126, तो 126 + 5 131, तो 2 डिजिट फिल करने हैं, 1 कैरी आ जाएगा क्योंकि 2 उठाए, 7 7 49 और 1 50। ऐसे कर सकते हो। हम जनरली एक एक डिजिट ही उठाते हैं, तो एक एक डिजिट फिल करते जाते हैं। 2 या 3 उठाएंगे तो उतने ही फिल करने पड़ेंगे जितने उठाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, कई बार ये चीज़ मदद करती है। ये मैंने कहाँ से सीखा, ऐसे ही खुद ही जुगाड़ लगा लगा के, यही तो काम है पूरे दिन, सारी चीज़ें किताबों से भी नहीं आती। The sum of rupees 8400 amounts to rupees 11,040 at 8.75% per annum simple interest in a certain time, ठीक है। What is the simple interest on the sum of this much at the same rate of same time? तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अगर प्रिंसिपल रेट टाइम बदलेगा तो सिंपल इंटरेस्ट वेरी करता है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि 8400 रुपये पर सिंपल इंटरेस्ट कितना बना। तो 8400 रुपये के ऊपर बना सिंपल इंटरेस्ट, आया हुआ क्वेश्चन है 40 और 16 और 10 26, 2640, ठीक है। तो इतने रुपए पर इतना ब्याज बना, तो सेम रेट है और सेम टाइम है, ठीक है जी। अगर रेट और टाइम को भी वो बदलता तो हम क्या कर लेते कि रेट कितने गुना हुई, इंटरेस्ट उतने गुना होगा, टाइम इतने गुना हुआ, इंटरेस्ट उतने गुना होगा, प्रिंसिपल इतने गुना हुआ, इंटरेस्ट उतने गुना होगा। क्योंकि हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PRNT। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट था 2646, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये तो सेम है रेट और टाइम, तो प्रिंसिपल कितने गुना हो गया, प्रिंसिपल पहले इतना था अब इतना है, तो फाइनल अपॉन इनिशियल, प्रिंसिपल कितने गुना हो गया, फाइनली इतना हो गया, पहले था इतना। दैट्स इट, इतना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है, दैट्स इट। 12 7 84, 12 8 96, 7 3 21, 7 7 49, 7 8 56, 8 8 64, 4। और एक और चीज़ मेरे को ध्यान आ गई, वही मैं बता देता हूँ। कल मैं बता रहा था ना एक वो लास्ट लेक्चर में, वही बता देता हूँ। देखो जब किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं, ओड नंबर से डिवाइड करते हैं, तो मैंने क्या बताया था, एक ही चॉइस आती है यहाँ पर एक चॉइस होएगी और इवन में 2 चॉइस होएगी, ठीक है। फिर वो मैं एक पैटर्न बता रहा था आपको, ठीक है। तो ये 9 3 27 3, तो यूनिट डिजिट में एक ही चॉइस होएगी। यहाँ पर बात चल रही है यूनिट डिजिट की। 9 3 27, आप ऐसे देखोगे 9 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 7 आए, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि ये पूरा पूरा भाग होएगा और इस टाइप से सिचुएशन है, यहाँ पर तो ऑफकोर्स हमें पढ़ आता है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 3 आएगा। अगर ये बड़ा भी होता एंड में 299, सिर्फ यूनिट डिजिट से हम ये देख सकते हैं अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड होएगा तो कई बार क्वेश्चन में हमें पता लग जाता है कि ये डिवाइड होएगा, ऑप्शन वगैरह से सिचुएशन ऐसी होती है, पता लग जाता है। अगर इवन नंबर हो, जैसे कि 216/24 ही मान लो, तो 24 निम्न 216 है, तो एक तो यूनिट डिजिट, खाली 4 और 6 को देखो, 4 निम्न 36। तो मैं बोल रहा था ना, 2 ऐसे नंबर जिनमें सम 10 होएगा, वो सम 10 की वो नहीं थी, वो थी इनका डिफरेंस 5 होता है। एक 9 है तो 9 में से 5 गया 4, दूसरा 4 होएगा। 4 निम्न 36 आता है, तो 9 में से 5 घटा दो, 4 चौके 16। अगर एक चॉइस मिल गई तो उसमें 5 जोड़ दो या घटा दो। अब 9 है तो जोड़ोगे तो नहीं, घटाओगे ही। सिंगल डिजिट यूनिट डिजिट देख रहे हैं, ठीक है।
तो जब इवन नंबर को इवन से डिवाइड करते हैं और हमें पता चल गया कि ये तो पक्का डिवाइड होगा, तो 2 चॉइस होती हैं, एक चॉइस निकलते ही दूसरी भी आ जाएगी 5 जोड़ने या घटाने पर, और ओड में एक चॉइस होती है। ठीक है, इसकी कभी ज़रूरत पड़े तो वी कैन यूज दैट। राघव लेंट 7500 टू गोपाल फॉर 3 years and 5000 to Sachin for 4 years on simple interest at the same rate of interest and receives 3570 in all as interest. Interest paid by Sachin is, तो सचिन ने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा? ठीक है, बताओ, सोचो जरा, कई तरीकों से कर सकते हैं। तो गोपाल को कितने दिए? गोपाल को दिए भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, उसने एक का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, गोपाल है और सचिन है, तो गोपाल को उसने कितने रुपए दिए? गोपाल को दिए 7500। सिंपल इंटरेस्ट किस पर डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल कितना है, रेट कितनी है, टाइम कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। तो मैं सिंपली इनके सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकाल रहा हूँ। उसको दिए 7500, 7500 कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। रेट भी कुछ होएगी 8%, ठीक है। और इसको कितने दिए? रेट तो सेम है, ठीक है। इसको दिए 5000, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम, रेट तो दोनों की सेम है, इनके ऊपर डिपेंड करेगा, तो दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ जाएगा। गोपाल जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा गोपाल का, और सचिन का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा उनका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो 25 दूनी 25 दिए 3 दिए 9/8। अगर गोपाल का जो इंटरेस्ट 9 रुपये बन रहा है तो सचिन का जो इंटरेस्ट है वो 8 रुपये बनेगा, और दोनों का सम कितना हो गया? दोनों का सम हो गया 9 और 8 17, 17 यूनिट। दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 17 यूनिट। देन इंटरेस्ट पेड बाई सचिन, तो सचिन ने जो इंटरेस्ट पे किया, यानी कि 8 रुपये की वैल्यू पूछ रहा है, तो 17 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होएगी इतनी, 8 यूनिट की वैल्यू होएगी इतनी। दैट्स इट। 17 दूनी 34, 17 एकम 17, ठीक है जी, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? SW, a certain sum was invested on simple interest for a period of 7 years। एक बार पहले खुद ट्राई कर लो, मैं मोटी मोटी हिंट दे दूंगा, फिर SW में कर लेना। ये बोल रहा है 6 और 7 साल में कंबाइंड इंटरेस्ट इतना है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल सेम होता है, हर साल सेम होता है। 6 और 7वें का कंबाइंड बता दिया, तो 1 साल का निकाल लोगे, 1 साल का निकाल लोगे तो इफ़ द मैच्योरिटी अमाउंट होता है कि अमाउंट इतना बन गया 7 साल के बाद, 7 साल के लिए सम दिया गया था, 7 साल का इंटरेस्ट भी निकाल लोगे, उसके बाद निकाल ही लोगे। 1 साल का इंटरेस्ट पता लग गया, 7 साल का ब्याज पता लग गया, उसमें से घटाएंगे, प्रिंसिपल पता लग जाएगा। हिंट है, बाकी टेक्स्ट सॉल्यूशन देखना। नेक्स्ट, SW, एन अमाउंट ऑफ ₹4000 बिकम्स 4800 इन 4 years। 4 साल में 4000 के 4800 बन गए at simple interest। if the rate of interest would have been 1% more than what would have been total amount। ये बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1% ज़्यादा होती, तो इसके लिए पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी ये हमने नहीं निकालना। मुझे एक बात बताओ, कुछ रुपए हैं 4000 ही मान लो, ये हमने x% रेट पर दे रखे हैं और हमने x+1% रेट पर दे रखे हैं, तो कितने का फर्क आएगा? x% कुछ भी बनता हो, यहाँ पर x+1% बन रहा है, ऊपर वाले से 1% ज़्यादा बन रहा है, तो ब्याज का डिफरेंस कितना आएगा? इसका 1%, यानी कि 40 रुपये ज़्यादा होएगा। नीचे वाला जो है वो 40 रुपये ज़्यादा होएगा। ऊपर कितना बनेगा हमें नहीं पता, नीचे 1% ज़्यादा पर दे रखा तो 40 रुपये ज़्यादा होएगा। तो यही बात है, वो बोल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% ज़्यादा होता तो अभी कितना है ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1% ज़्यादा होता तो हर साल 1% ब्याज ज़्यादा बन रहा होता। किसका 1%? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल क्या है ये, तो इसका 1% कितना है? 40, तो हर साल 40 रुपये ब्याज ज़्यादा बन रहा होता। और टोटल कितने साल की बात है? टोटल बात है 4 साल की। 160 रुपये ब्याज ज़्यादा बन जाएगा, पहले से 4% ब्याज ज़्यादा बन जाएगा। तो कई बार आप लोग रेट निकालते हैं इस इक्वेशन में, रेट क्यों निकालनी? रेट 3% ज़्यादा होगी तो हर साल 3% ब्याज ज़्यादा बन जाएगा। जितने परसेंट ज़्यादा होगी, जितने परसेंट कम होगी, हर साल उतने परसेंट ब्याज कम बन जाएगा। किसका? प्रिंसिपल का उतने परसेंट। ठीक है, तो 160 रुपये ज़्यादा बन जाएगा। 4800 + 160 4960। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि कई बार वो यहाँ पर ऐसी वैल्यू दे देता है
कि रेट निकालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर तो फिर भी रेट निकाल लोगे। अभी भी कई बच्चों को ये लगेगा मैं तो रेट निकाल लूँगा, 3937 दे दिया, अब निकालते रहो रेट। अच्छा ये उससे मैंने कम ही कर दिया, चलो 8937 दे दिया नेगेटिव में रेट चला गया था, इससे कम कर दिया था, ठीक है। तो अब नॉर्मली आपको उसके अंदर 160 जोड़ना है, बस उत्तर आ जाएगा ये। A sum was invested at simple interest at X% per annum for 2.5 years. Okay. Had it been invested at X plus 3% for the same time, इसने 2.5 साल के लिए X% पर दिया, अगर इसको X plus 3% के लिए देते सेम टाइम के लिए, ओके, इट वुड हैव फेच्ड 584 मोर। अगर इतने परसेंट पर देते, पहले इतने परसेंट पर दिया था, तो कितने परसेंट ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं सर? 3% ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं एक साल में। तो अगर एक साल में 3% ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं तो टोटल टाइम है 5/2 ईयर्स। तो टोटल 15/2% एक्स्ट्रा रुपए बनेंगे नीचे वाले केस में, और ये बोल रहे हैं इतने रुपए एक्स्ट्रा बने, यानी कि इतने परसेंट की वैल्यू ये है। किसका इतना परसेंट है? ये प्रिंसिपल का, ब्याज प्रिंसिपल का परसेंटेज होता है। तो प्रिंसिपल के 1% की वैल्यू ये है। अब देखते हैं प्रिंसिपल पूछा या कुछ और। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 4, तो यहां पर मुझे प्रिंसिपल निकालना नहीं है, ठीक है। देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 4 2/3 ईयर्स एट 14% पर एनम। उसी सम के ऊपर इतने साल के लिए इतने परसेंट के रेट से सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो कितने परसेंट बनेगा ब्याज? तो बनेगा 3 चौके 12 और 2 14/3 गुणा 14। तो उसी सम का इतने परसेंट निकालना है, ब्याज इतने ही परसेंट बनेगा, टाइम इंटू रेट इतने परसेंट बनेगा, उसी सम का इतने परसेंट निकालना है, ठीक है। और 15/2% की वैल्यू कितनी है? 15/2% की वैल्यू है 585। तो निकाल लोगे, हमेशा प्रिंसिपल निकालना जरूरी नहीं होता। हम देखते हैं क्या पूछा है उसने, वो निकालेंगे। तो इतने परसेंट की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 585 डिवाइडेड बाई 15/2। इतने परसेंट की वैल्यू क्या होगी? ये होगी 14, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, गुणा में 14 गुणा 14 डिवाइडेड बाई 3, दैट्स इट। 15 × 45, 15 × 135, 3 से गया 13, पर 3 दूनी 6, 6 6 6 आएगा। यूनिट डिजिट चेक किया मैंने, 4 से 16 6, 3 दूनी 6, 6 6 6, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट, ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 15,748 इन 3 ईयर्स एट R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 3 साल में इतना अमाउंट हो गया। द सेम सम अमाउंट्स टू दिस एट R + 2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम टाइम, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? तो R की क्या वैल्यू होगी, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो अब की बार इन्होंने अमाउंट बताया है, ठीक है। तो R% है, तो यहां पर मैं क्या करूं, इनका डिफरेंस करूं या डायरेक्टली इक्वेट कर लूं? डिफरेंस मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। 2% मतलब 6% का डिफरेंस आना चाहिए। कोई ब्याज होएगा प्रिंसिपल का, वैसे कर लेते हैं, हाँ। देखो, ऊपर वाले केस में हर साल ब्याज कितना बन रहा था? हर साल ब्याज बन रहा था R%। नीचे वाले केस में हर साल ब्याज कितना बन रहा था? R + 2%। ये भी 3 साल की बात है, ये भी 3 साल की बात है, दोनों 3 साल की बात है, ठीक है। तो यहां पर हर साल 2% एक्स्ट्रा ब्याज बन रहा था, हर साल 2% एक्स्ट्रा बन रहा था। तो 3 साल में कितने परसेंट एक्स्ट्रा बन गया होगा? 6% एक्स्ट्रा बन गया होगा। और ये जो 6% एक्स्ट्रा बना है, इसी कारण अब की बार अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है? जो 6% एक्स्ट्रा यहाँ पर ब्याज लगा है, उसी कारण ये ज़्यादा है ना। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो पहले वाले केस में प्रिंसिपल प्लस ब्याज में प्रिंसिपल सेम होगा, नीचे प्रिंसिपल सेम होगा। तो नीचे ज़्यादा अमाउंट क्यों बना? क्योंकि वहाँ पर ब्याज ज़्यादा लगा। कितना ज़्यादा लग गया? 6% ज़्यादा लग गया। तो देखते हैं, इसमें से उसको घटा दो। तो 10 में से 8 गए 2, 10 में से 4 गए 6, 14 में से 7 गए 7, ठीक, 762 रुपये, 510 एंड 252, ठीक है, 762 रुपये। तो इतने परसेंट ब्याज ज़्यादा लगा। तो ये परसेंटेज किसका है? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल के 6% की ये वैल्यू है। तो अब हमने बताना क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R,
ठीक है। अगर प्रिंसिपल के 6% की ये वैल्यू है तो आर की वैल्यू मैं कैसे बताऊंगा? आर है कि हर साल कितने परसेंट ब्याज लगा, तो मुझे हर साल का ब्याज निकालना पड़ेगा और मुझे प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा कि हर साल ये जो ब्याज लग रहा है ये प्रिंसिपल का कितने परसेंट है। तो अब मैं क्या करूँगा, 6% की ये वैल्यू है तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालते हैं। तो प्रिंसिपल की क्या वैल्यू होगी? 1% की वैल्यू होगी जी ये, 100% की वैल्यू होगी मेरे भाई ये। तो उससे मुझे ब्याज पता चलेगा, इससे डिफरेंस निकाल के उससे मुझे 1 साल का ब्याज पता चलेगा। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 7 42, तो 12,700 है जी अपना प्रिंसिपल। तो इसमें से मैं इसको घटा रहा हूँ तो मुझे ब्याज पता चल जाएगा। तो ये होएगा 48,3048। ये जो है ये 3 साल का ब्याज है, तो मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। ये 1 साल का ब्याज है, 1 साल में इतने ब्याज लग रहा है। और रेट होती है कि 1 साल में कितने परसेंट ब्याज लगा, तो यानी कि ये कितने परसेंट है प्रिंसिपल का। अच्छा, तो प्रिंसिपल का 1% कितना है? 127। तो 127 इसमें कितनी बार आता है? दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार क्या मामला चल रहा है। 3 से कटेगा 48, 127। अब ये कटेगा, कटे या ना कटे मैं देख रहा हूँ। 9 गुना कितना होगा? 9 7 63, 6, 9 इंटू 12, 12 नहीं में 108 और 6 114, 9% होता है 1143। तो ये 9% से तो कम ही है। ठीक है, 8 या 8.5 है, 8 7 56, शायद 8 गुना है। 8 7 56, 5 12 8 96 और 5 91, 96 और 5 101, सॉरी ये 8 गुना जा रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, ₹8800 बिकम 12,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर। तो इतने रुपए के इतने रुपए बन गए 4 साल में। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 7 ईयर्स। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज़्यादा होगी तो 7 साल के एंड में अमाउंट बताओ। ठीक है जी, अमाउंट तो नहीं, हम सिंपल इंटरेस्ट इजीली बता सकते हैं। चीज़ें अगर कुछ गुना हो रही हैं, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, देखो तो 4 साल में कितना ब्याज लगा यहाँ पर? यहाँ पर 4 साल में ब्याज लगा है भाई 12,000 में से अगर मैं 9,000 घटा दूँ तो 3,000 और 200, 3200 ब्याज लगा है। ठीक है, 4 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज लगेगा? 1 साल में ब्याज लगेगा जी 800। तो ये 1 साल का ब्याज है 800 रुपये ऊपर वाली कंडीशन में। क्लियर है? अगर रेट R% है, अगर रेट जो भी परसेंट उन्होंने दी है, अब ये बोल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज़्यादा थी, तो अगर 3% ज़्यादा होती तो हर साल का जो ब्याज है वो 3% ज़्यादा होता। जब रेट ज़्यादा नहीं थी मैंने तब का ब्याज निकाल लिया हर साल का। ठीक है सर, तो अगर रेट 3% ज़्यादा है तो हर साल 3% ज़्यादा ब्याज होता, तो हर साल कितना होता? यही है ना प्रिंसिपल। इसका 3% ज़्यादा है तो इसका 3% निकाल रहा हूँ। 1% है 88, 88 इंटू 3, 3 8 24, 3 8 24 और 2 26। तो हर साल इतना ब्याज ज़्यादा होता, तो हर साल ब्याज होता 1064 अगर रेट 3% ज़्यादा होती। और ये बोल रहा है कि 7 साल की बात है तो गुणा में 7 इतना ब्याज होता। ठीक है, तो 7 चौके 28, तो 7 चौके 42 और 2 44, 7 एकम 7। ये तो अपना बन गया सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है इतना। तो 8 और 7 15,000, फिर उसके बाद 1200, 16,248 इन दोनों का सम, या फिर यूनिट डिजिट चेक कर लेते एक ही होता। ठीक है, क्लियर है भाई? नेक्स्ट, आज पता नहीं आज आंखें जल रही हैं, मैंने ट्रीटमेंट भी ली है, मतलब सुबह सुबह डॉक्टर ने जो बोला वो भी किया है। थोड़ा अनईजी हो रहा है मेरे को। इसके बाद दवाई डाल लेंगे, 10-15 मिनट रेस्ट लेंगे। करो ये अगला क्वेश्चन। A sum of money was lent in 2 parts in the ratio 4:5 for 4 years and 5 years respectively. एक रुपए को 4:5 रेशियो में बांटा और 4 साल और 5 साल के लिए दे दिया, both at the rate of 8% per annum simple interest. If the difference between the interests earned from the two part, दोनों पार्ट से जो इंटरेस्ट अर्न किया उसका डिफरेंस है 4680, देन व्हाट वाज द टोटल सम। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो है
ये एक ही वैल्यू है रुपए में, बाकी सारी रेशियो में, परसेंटेज में ऐसे चल रही है। तो यहाँ पर नंबर 1 ऑप्शन तो क्या है, हम इस रुपए को हटाकर एग्जैक्टली सेम सिचुएशन क्रिएट करें और उस सिचुएशन से इसको इक्वेट करें। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन रही है, एक जगह 4 रुपए दिए तो दूसरी जगह 5 रुपए दिए। तो जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से ये ईजी पड़ेगा, अदरवाइज करने को तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सिचुएशन क्रिएट करते हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है। द सम ऑफ मनी वाज लेंट इन टू पार्ट्स इन रेशियो 4:5। तो एक जगह 4 रुपए दिए गए, एक जगह 5 रुपए दिए गए। ठीक है, ये 4 साल के लिए दिए गए, ये 5 साल के लिए दिए गए। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर दिए गए भाई 40 रुपये, यहाँ पर दिए गए 50 रुपये, 400 और 500 भी मान सकते हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर अच्छा मुझे 8% निकालना है तो मैं 400 और 500 ही मान लेता हूँ। यहाँ पर 400 रुपये दिए, यहाँ पर 500 रुपये दिए, तो 4 साल के लिए दिए 8% पर, तो 8 चौके 32% इंटरेस्ट बना होगा। तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट बना है, 32%। कितना होएगा, इसका 1% 4 है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 रुपये इंटरेस्ट बना। यहाँ पर कितने परसेंट इंटरेस्ट बना है, 5 साल के लिए 8%, 40% इंटरेस्ट। तो 10% 50, तो 200 बनेगा। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 72। तो ये जो 72 यूनिट है इसकी वैल्यू मैंने दे दी है इन दोनों के इंटरेस्ट के डिफरेंस की। तो आप मुझे बता दो टोटल कितना सम लैंड किया था। तो टोटल सम जो लैंड किया था वो है 900 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4680 डिवाइडेड बाई 72, 900 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, दैट्स इट, खत्म बात। क्लियर है। और भी तरीके से कर सकते हैं क्या, और इन दोनों के इंटरेस्ट का रेशियो आ जाएगा, रेशियो आ गया तो सम भी निकाल सकते हो। जस्ट अपने अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक और तरीका बताऊंगा। ठीक है, ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे बेस्ट, अब हम इस तरीके को रट लेते नहीं, समझ होती है। वहाँ पर क्या पता स्ट्राइक ही ना हो कि इस तरीके से कर लूँ, दूसरा तरीका स्ट्राइक हो जाए, तो वो क्या बुरा है अगर क्वेश्चन को निकलवा दे एग्जाम में, नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी बेस्ट मेथड स्ट्राइक होने लगेगा। उस चीज़ का बर्डन मतलब बेस्ट कब स्ट्राइक होगा, बेस्ट कब होगा। सारे क्वेश्चन का बेस्ट भी स्ट्राइक नहीं करवाना एग्जाम में, 60-70% का बेस्ट स्ट्राइक हो जाए, रैंक आ जाएगी आपकी बढ़िया। ठीक है, चलो जी, तो 9 8 72, 8 से काटते हैं इसको, 8 5 40, 8 8 64, 8 5 40, 5 8 5 00। ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन डी। एक और मेथड यहां पर करने की कोशिश करते हैं भाई। देखो, तो मैं क्या करूं, इसने 2 सम दिए हैं, 4:5 रेशियो है, तो उन दोनों के इंटरेस्ट का फर्स्ट सम और सेकंड सम का रेशियो निकाल रहा हूं। फर्स्ट सम और सेकंड सम के इंटरेस्ट का रेशियो, यहां पर 4 रुपए दिए, यहां पर 5 रुपए दिए, यहाँ पर कितने साल के लिए दिए, यहाँ पर दिए 4 साल के लिए, यहाँ पर दिए 5 साल के लिए, और रेट दोनों जगह 8-8% है। ठीक है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसके सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ जाएगा 16:25। यहाँ पर फर्स्ट सम पे ब्याज अगर 16 रुपये है, फर्स्ट सम नहीं है, फर्स्ट सम का ब्याज है, तो सेकेंड सम पे जो ब्याज है वो होएगा 25 रुपीज़। तो दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, ये हो जाएगा जी 9 यूनिट। यहाँ पर उसने इसी 9 यूनिट की वैल्यू बताई है, 9 यूनिट की इतनी वैल्यू है। तो अगर 9 यूनिट की इतनी वैल्यू है तो अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनो, मुझे 9 यूनिट की वैल्यू पता है तो मैं ये निकाल लूँ, ये निकाल लूँ, दोनों का सम निकाल लूँ, कुछ भी निकाल लूँ, मैं यहाँ पर निकाल लूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं तो फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट निकाल लूँगा। तो फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया तो मैं फर्स्ट पार्ट भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना फर्स्ट पार्ट पर कितना ब्याज लगा है। तो फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट निकाल लिया तो मैं फर्स्ट पार्ट भी निकाल सकता हूँ, और फर्स्ट पार्ट निकाल लिया तो मैं सेकंड पार्ट भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का रेशियो गिवन है, या दोनों का सम भी निकाल सकता हूँ। तो ये है मामला, थोड़े से सेकंड लगेंगे, इससे भी आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये भी समझ होनी चाहिए कैसे। देखो, तो 9 यूनिट की वैल्यू दे दी 4680, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये फर्स्ट या सेकंड कोई भी पार्ट निकाल लो, मैं फर्स्ट पार्ट निकाल रहा हूँ, तो 16 यूनिट की वैल्यू है। तो फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट है इतना, और फर्स्ट पार्ट पर इंटरेस्ट बना था मेरे भाई 4 साल के लिए 8%, 32%। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट के 32% की वैल्यू है, तो 1% की ये वैल्यू होगी, 100% की ये वैल्यू होगी। अब आ गई फर्स्ट पार्ट का जो रुपया था उसकी वैल्यू, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू। मुझे चाहिए दोनों का सम, टोटल सम।
तो यानी कि 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू। अगर ये 4 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की ये वैल्यू रही, 9 यूनिट की ये वैल्यू रही। तो इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा चीज़ों से गुणा करना पड़ा, लेकिन समझ तो इसकी भी होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो बस दैट्स इट, ये निकल ही आएगा, मतलब यही सेम ही आएगा ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, 6 copies of a book can be bought for a certain sum payable at the end of a year and 7 copies of the same book, जो भी है लैंग्वेज है, इसमें उसका मतलब क्या है वो समझना ज़रूरी है। रिसेंटली ये क्वेश्चन आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में आ रहे थे। इसका मतलब समझते हैं, देखो अब ध्यान से, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। 6 copies of a book can be bought for a certain sum payable at the end of a year and 7 copies of the same book can be bought for same sum in cash money। ये कहना चाह रहा है कि आज अगर आप कुछ कैश मनी दोगे तो आज के आज 7 कॉपी ले लो, आज कुछ रुपए दे दो, आज के आज 7 कॉपी ले लो, या फिर उतने ही रुपए 1 साल के बाद दे दो और आज 6 कॉपी ले लो। ठीक, ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी, मैं जो समझा रहा हूं वही करना, समझो बस। एक निश्चित मूल्य, आपने उनको एक निश्चित मूल्य 1 साल बाद देना है, जिसका भुगतान वर्ष के अंत में करना है, तो आज आपको 6 प्रतियां दे देंगे, 6 कॉपी दे देंगे, और उसी पुस्तक की 7 प्रतियां दे देंगे, आज की याद वही मूल्य आपने नगद दे दिया। तो कुल मिलाकर बात क्या चल रही है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी के अभी मुझे 100 रुपये दो और ये 7 नोटबुक ले लो, तो इसका मतलब उन 7 नोटबुक की कीमत कितनी है, 100 रुपये। अभी के अभी 100 रुपये दो और 7 नोटबुक ले लो, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि ठीक है यार, आप ये करो, ये जो 100 रुपये है ना 1 साल बाद दे देना, लेकिन आज तुम 6 नोटबुक ले जाओ। इसका मतलब क्या है, 7 नोटबुक की कीमत तो 100 रुपये है, मैं बोल रहा हूँ अभी के अभी 100 दो और 7 लो, खत्म। बाद में दोगे तो ब्याज लगेगा। तो आज मैंने आपको क्या किया कि अच्छा आपके पास अभी रुपये नहीं है, 1 साल बाद दोगे, तो अभी 6 ले जाओ, तो 6 नोटबुक की कीमत है वो ऑफकोर्स 100 रुपये से कम है, 100 रुपये से कम है ना। 7 नोटबुक की कीमत डिसाइड होगी ना 100 रुपये, तो मैं बोल रहा हूँ अभी के अभी 100 दो, 7 ले जाओ, तो ठीक है। 7 नोटबुक की कीमत 100 है तो 6 की 100 से कम होगी। मैंने बोला आप ये करो, अभी 6 ले जाओ, तो मैंने आपको 6 नोटबुक की कीमत का माल दे दिया। आज आपके सिर पर कितने रुपए उधार हो गए, जितनी 6 नोटबुक की कीमत है, लेकिन 1 साल बाद आप कितने दोगे, जितनी 7 नोटबुक की कीमत है। मैंने आपसे कुछ ब्याज ले लिया, 6 नोटबुक आपको दी है और कीमत ले ली 7 नोटबुक की। अभी जस्ट वैसे ही समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। अभी एक स्टेप और समझाएंगे, देखो। तो मैं मान लेता हूं कि एक कॉपी जो है उसकी कीमत है 1 रुपये, क्लियर है। तो 7 कॉपीज की कीमत क्या है, 7 कॉपी की कीमत है 7 रुपये। अब फिर से समझो, आज की आज मुझे 7 रुपये दो और 7 कॉपी ले जाओ। अगर आप आज की आज रुपये दोगे और मैं आज के आज आपको कॉपी दूंगा, इसका मतलब कोई ब्याज व्याज का झंझट नहीं है। जितने रुपए आपने मुझे दिए मैंने उतने रुपए का माल दे दिया, ठीक है। तो आप मुझे आज की आज 7 रुपये दो और 7 कॉपी ले जाओ, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आपने बोला कि एग्जैक्टली अमाउंट फिक्स होना चाहिए, बोल रहा उतना ही अमाउंट आज दो तो 7 कॉपी मिलेंगी, उतना ही अमाउंट 1 साल के बाद दोगे तो 6 कॉपी मिलेंगी आज। तो आपने बोला आज मेरे पास 7 रुपये नहीं है, तो मैंने बोला कोई नहीं, 1 साल बाद दे देना 7 रुपये, लेकिन आज 6 कॉपी ले जाओ। तो अगर आप 6 कॉपी लेकर जा रहे हो तो कितने रुपए का माल लेकर गए, 6 रुपये का। तो आज आपके सिर पर 6 रुपये उधार हो गए, आज आपने 6 कॉपी ली है, और 1 साल के बाद आप मुझे 7 रुपये लौटाओगे। क्यों, 7 कॉपी की कीमत लौटाओगे। 1 साल बाद जो आप कीमत लौटाओगे वो 7 कॉपी की कीमत है। क्यों, क्योंकि आज उस रुपये में 7 नोटबुक मिल रही थी, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट भी जो मैंने बताया वही है। बस एक बार लैंग्वेज को बंदा समझ जाए, इस कंसेप्ट को समझ जाए, फिर तो कुछ है ही नहीं। तो 6 रुपये लिए और 1 साल में 7 रुपये, 6 रुपये आपने उधार लिए और 1 साल बाद 7 रुपये दिए, तो आपको 1 रुपये का ब्याज देना पड़ गया 6 पर, यानी कि 1/6 यानी कि 16.66। ऑप्शन सी एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको रटना नहीं है कि बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, समझ को समझो। कल को क्या पता नई तरीके से नई स्टेटमेंट दे दे, तो हमारी समझ डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। चीज़ों को रटना नहीं है। ये देखो, अलग अलग लैंग्वेज में सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ आ सकती है। A salesperson with a view to promote sales of an item applies the principle of simple interest, ठीक है। He declares that 300 pieces of the item can be obtained immediately against cash payment। वो बोल रहा है अगर कैश पेमेंट दोगे तो इमीडिएटली 300 आइटम दे दूंगा,
बट ए कस्टमर विल गेट ओनली 200 पीसीस ऑफ द आइटम इफ ही डेफर्स द पेमेंट फॉर ए ईयर। लेकिन अगर 1 साल के लिए पेमेंट दोगे तो 200 पीस दूंगा। तो आप ये मान लो कि एक आइटम की कीमत 1 रुपये है, तो आज की आज आप कैश पेमेंट दो, 300 आइटम के लिए 300 रुपये दो और 300 आइटम ले लो। एक आइटम की कीमत 1 रुपये है, 300 रुपये दो, 300 आइटम ले लो, 300 रुपये का माल है, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है आज आप वो नहीं दे सकते पेमेंट, 1 साल बाद दे दो आप 300 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, 1 साल बाद दे दो, लेकिन फिर आज 200 रुपये का माल मिलेगा। तो हुआ क्या, 1 साल बाद आपसे 300 आइटम की कीमत वसूली जा रही है, आज आपको 200 आइटम दिए जा रहे हैं, यानी कि एक हिसाब से आपको 200 रुपये का आइटम आज उधार दिया और 1 साल बाद 300 रुपये ले लिए, यानी कि 100 रुपये ब्याज लगा दिया 200 रुपये के ऊपर। कितनी रेट है, 50%। 200 पर 100 का ब्याज लगाया जा रहा है, 100 का ब्याज 200 पर देखोगे प्रिंसिपल पर 50% रेट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ए सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू। अब नेक्स्ट अपने पास कंसेप्ट है कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एपी में होता है। एपी में क्या होता है, देखो मान लो अपना प्रिंसिपल जो है वो 1000 रुपये है और रेट जो है वो 10% है। तो 0 साल पर यानी कि प्रिंसिपल कितना था, 1000 रुपये। 1 साल के बाद जो अपना अमाउंट है, अमाउंट जीपी में होता है, अमाउंट जो है सॉरी जीपी में नहीं एपी में होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सिंपल इंटरेस्ट में। क्यों, क्योंकि 1 साल का जो ब्याज है वो है 100 रुपये, 1000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट 10% है, तो 10% ब्याज लगेगा 100 रुपये। तो हर साल 100 रुपये ऐड होते जाएंगे। जब सेम वैल्यू ऐड होती रहे और नई टर्म आए तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बोलते हैं। 1 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 1100, 100 रुपये ब्याज। 2 साल के बाद अमाउंट, हर साल में 100 रुपये ब्याज जुड़ रहा है, 1200। 3 साल के बाद अमाउंट 1300। तो जो अमाउंट्स हैं सिंपल इंटरेस्ट में वो एपी में होते हैं। तो आप ये लिख सकते हो, नोट्स में भी लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है, कि अमाउंट्स इन सिंपल इंटरेस्ट आर इन एपी, ठीक है। तो उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं इक्वेशन के अंदर। ए सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 760 इन 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर एक सम ऑफ मनी 760 हो जाएगा, ठीक है, और 7 साल के अंदर वो 840 हो जाएगा, ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट। देन आंसर दी फॉलोइंग। तो 4 साल के अंदर कितना ऐड हो गया, 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर ऐड हो गया। मन ही मन में ये चीज़ देखनी है जी, 100 कितना ऐड हो गया, 80, 100 नहीं सिंपल 80 ऐड हो गया। 4 साल के अंदर 80 ऐड हो गया। अगर 4 साल के अंदर 80 ऐड हो गया तो 1 साल के अंदर कितना ऐड होगा, 80/4 20। तो हर साल 20 रुपये ऐड हो रहे हैं। तो हर साल जो चीज़ ऐड होती है वो क्या होता है, हर साल क्या चीज़ ऐड होगी, सिंपल इंटरेस्ट। हर साल ब्याज बढ़ रहा है, प्रिंसिपल तो वो सेम है, हर साल का ब्याज लग रहा है, जितने साल बाद रुपए दोगे उतना ही ज़्यादा ब्याज हो जाएगा। तो 4 साल में जो 80 रुपये ऐड हुए हैं ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुए हैं, 4 साल का ब्याज है ये। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज है 20 रुपये। तो बस अब आप सब कुछ निकाल सकते हो, जो भी वो आपसे पूछे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर वो आपसे पूछे कि भैया 8 साल में रुपए कितने होंगे, तो ये एपी की सीरीज है। 4 टर्म्स में अगर 80 ऐड हो रहा है, एक टर्म में 20 ऐड हो रहा है, तो हर एक टर्म में 20 ऐड होगा। तो एक टर्म के बाद यहाँ पर 20 और ऐड कर दो, 860। वो कुछ भी आपसे पूछे, यहाँ से 200 टर्म के बाद भी पूछ ले तो एक टर्म में 20 ऐड हो रहा है, तो 200 टर्म में 200 × 20 4000 ऐड हो जाएगा, ठीक। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है सम ऑफ मनी। तो सम ऑफ मनी यानी कि कितने साल के बाद का पूछा है, 1 साल के बाद का नहीं। कई बच्चों को डाउट होता है, नहीं 0 साल। प्रिंसिपल पूछा है भाई, प्रिंसिपल 1 साल के बाद का अमाउंट, तो 1 साल के बाद का अमाउंट हो गया। तो इससे 3 साल पहले, तो 3 साल में कितना ब्याज लग गया होगा, या फिर ऐसे देख लो, हर साल में ब्याज लग रहा है 20 रुपये, 3 साल में ब्याज लग गया होगा भाई साहब 60 रुपये। 1 साल का ब्याज 20 रुपये, 3 साल का ब्याज 60 रुपये, तो 760 में से 60 गए, प्रिंसिपल कितना है 700 रुपये, सिंपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि जो ब्याज है वो कितने % है प्रिंसिपल का, तो 1 साल का ब्याज 20 है, प्रिंसिपल है 700, 700 का 1% है 7, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितने % है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20/7। अमाउंट इन 2 ईयर्स, 2 साल में अमाउंट कितना होगा, तो इससे एक टर्म पहले आ रहा हूं तो 20 घटा दूंगा, 2 टर्म पहले आऊंगा तो 20 × 2 40 घटा दूंगा, एक टर्म आगे जाऊंगा तो 20 जोड़ दूंगा, 10 टर्म आगे जाऊंगा तो 20 × 10 200 जोड़ दूंगा, सिंपल है। तो 2 साल का अमाउंट कितना है, 1 साल पहले आना है तो 20 घटा दो भाई 740,
ये मैंने वैल्यू बिल्कुल सिंपल सी ली है, यहाँ पर अगर वैल्यू कैलकुलेटिव भी आ जाए तो घबराना नहीं है, कंसेप्ट यही है। अमाउंट इन 20 ईयर्स, तो इसके अंदर 20 साल जोड़ोगे, हैं 20 ईयर्स जोड़ोगे, तो ये नहीं देखना है 27 साल हो रहे हैं, जस्ट 20 साल जोड़ रहे हो, तो 20 इंटू 20, हर साल के लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, तो 20 साल के लिए 400, तो 840 प्लस 400 1240 हो जाएगा। अमाउंट 940 कितने साल में होगा, तो 940 अमाउंट, तो बताओ 940 कितने साल में होगा, मन ही मन में करते हैं, लिखने की जगह नहीं है। ऐड कितना हो रहा है, 840 से 940 हो रहा है, 100 रुपये ऐड हो रहा है, तो एक साल में तो 20 रुपये ऐड होते हैं, तो 100 रुपये ऐड हुए होंगे 5 साल में। तो आपको प्रिंसिपल से देखने की जरूरत नहीं है चीजें कि प्रिंसिपल से 940 कब होगा, नहीं, किसी भी स्टेज से उठाकर देख लो। एक साल आगे जाऊंगा तो 20 रुपये ऐड हो जाएंगे, एक साल पीछे आऊंगा तो 20 रुपये घट जाएंगे, तो 100 रुपये ऐड हो गए, तो 5 साल लगेंगे यहां से, यहां पर 7 साल की बात कर रहा है, तो 7 और 5 12 साल में हो जाएगा। अमाउंट 940 12 साल में हो जाएगा। क्लियर है भाई, सिंपल है। अब यही अंडरस्टैंडिंग अलग अलग क्वेश्चन में पूछता है अलग अलग तरीके से, एक क्वेश्चन में करवा दी है मैंने, देखो अब इन क्वेश्चंस को करो। इफ ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4000 in 2 years and 5500 in 4 years and 6 months, तो मन ही मन में देखो कि 2 साल में, मन ही मन में 2 साल में 4000 था, ठीक है, 4 साल 6 महीने में इतना हो गया, तो ये गैप कितने का आया, ये गैप आ गया, इसमें से इसको घटाओ, ये है 4.5 ईयर्स, ये है 2 ईयर्स, तो गैप आ गया 2.5 ईयर्स का, या फिर 5/2 ईयर्स का। तो 5/2 ईयर्स में ये जो भी वैल्यू ऐड हुई है, ये जो भी वैल्यू ऐड होती है, ये क्या होती है, ये इंटरेस्ट होती है, आपको पता है। तो 4.5 माइनस 2 2.5, ये जो 2.5 ईयर्स में जो वैल्यू ऐड हुई है, ये 2.5 ईयर्स का इंटरेस्ट है, तो मैं तो एक साल के इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड हूं। 5500 माइनस 4000 1500, तो 1500 रुपये जो है ये 5/2 साल का इंटरेस्ट है, तो एक साल का इंटरेस्ट है, ये कितना 600, ये है 1 ईयर का इंटरेस्ट, हर साल इतने रुपए ऐड होंगे। देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट के लिए मुझे निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल कितना है और ये ब्याज उस प्रिंसिपल का कितना है। तो देखो भाई 2 साल में इतना अमाउंट था, तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, एक साल का ब्याज 600, 2 साल का ब्याज 1200, तो इसमें से 1200 घटा दो तो हो जाएगा 2800, ठीक है। तो प्रिंसिपल 2800 है, तो ये 600 जो है ये 2800 का कितना परसेंट है, तो 2800 का 1% है 28, 28 इसमें कितनी बार आता है, दैट्स इट, ये आपका आंसर। ठीक, क्लियर है भाई, समझ में आ रही है बात। इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो आपको लिखनी भी नहीं पड़ेंगी, मेंटली कई सारे काम कर सकते हैं। करें फिर, 4 7 28, 4 से 15 पर 150/7, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 3/7% ऑप्शन है, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मैक्स क्वेश्चन आए हुए हैं, नीचे मैंने लिखा हो या ना लिखा हो साल, कुछ में साल मिस हो गया है। A certain sum of money amounts to this in 3 years at simple interest at R% per annum and this in 4.5 years। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि ऐसे थोड़े मोटे कैलकुलेटिव से भी आए तो आप डरो ना, पॉइंट्स में भी आए तो डरो मत, वो सबके लिए पॉइंट्स में है, सबके लिए वैसा है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो बिना वजह डरना नहीं है, रिलैक्स रहना है, और आज मॉक टेस्ट में रिलैक्स होएगे तो ही एग्जाम में रिलैक्स हो पाओगे, तो ही रिलैक्स होना सीखोगे, तो रिलैक्स रहा करो, ठीक है। चलो जी, तो 3 साल में इतने रुपए हो गए और 4.5 साल में इतने हुए, तो 1.5 ईयर्स का गैप है, तो 1.5 साल में रुपए कितने बढ़ गए, अभी देखते हैं। 9 में से 6 गए 3, 14 में से 6 गए 8, देन 7 में 7 गए 0 और 10 में 9 गए 1, तो इतने रुपए बढ़ गए कितने साल में, 1.5 ईयर्स में, यानी कि 3/2 ईयर्स में, तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 3 9, 3 6 18, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 722 रुपये है 1 साल का ब्याज, ठीक है जी। तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो 3 साल में इतना अमाउंट बना था, तो इसमें से 3 साल के घटा रहा हूँ, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो कितना हो जाएगा जी, 3 साल का ब्याज घटाते ही प्रिंसिपल आएगा, तो 7 में से 1 गए 6, 9 में से 2 गए 7, 7600 रुपये बन गया है प्रिंसिपल। अब मुझे देखना है कि ये कितने परसेंट है, इसके अंदर 76 कितनी बार आ रहा है,
इसका 1% है 76, इसके अंदर 76 कितनी बार आ रहा है तो अभी देख लेते हैं। तो 76 को 10 टाइम्स करोगे तो 760 बनेगा, तो 10% तो होएगा नहीं। मैं 9 गुणा करके देख रहा हूँ, फिर 9 छिके 54, 9 गुणा करके देख रहा हूँ, 9 छिके 54, 5 9 7 63 और 5 68, 684 से कम है तो 8 गुणा करके देख रहा हूँ, 8 दूनी 16, अरे नीचे वाले को करना है यार, 8 छिके 48, यूनिट डिजिट मिल ही नहीं रहा तो 8 भी नहीं होएगा, तो आंसर इज ऑप्शन डी। जब ऐसे सिंपल से ऑप्शन हो 8 9 ऐसे, तो इस टाइप से हिट एंड ट्रायल से हम कर सकते हैं। 9 करके देख लिया, उससे छोटा है बड़ा, ऐसे करके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अदरवाइज करने को आप काट पीट के भी कर ही सकते हो। ये कट भी जाएगा ही, 8.5 आ रहा है तो ये कट भी जाएगा, 17/2 आ जाएगा फाइनली। 38 से कटेगा, एक बार 19 से कटेगा, एक बार 2 से। At a certain rate of simple interest, if the ratio of amount after 2 years to the amount after 4 years is this, तो 2 साल के बाद जो अमाउंट है और 4 साल के बाद जो अमाउंट है उसका ये रेशियो है। देन द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द अमाउंट आफ्टर 7 years इज, तो प्रिंसिपल का रेशियो और 7 साल के बाद जो अमाउंट होएगा उसका रेशियो। तो ये क्वेश्चन कुछ उन्हीं लाइन पे नहीं है। 2 साल के बाद का अमाउंट और 4 साल के बाद का अमाउंट, 3 साल के बाद का अमाउंट और 4.5 साल के बाद का अमाउंट, यहाँ पर रेशियो बताया है, यहाँ पर वैल्यू बताई है। इस साल का अमाउंट, इस साल का अमाउंट, रेशियो बता दिया भले ही, लेकिन वही है ना, अमाउंट्स एपी में होते हैं, उसी अंडरस्टैंडिंग को यूज करेंगे। देखो अलग अलग टाइम का अमाउंट ही तो बताया जा रहा है, तो उसी लाइन पर है। हिंट दे दी है, बताओ, हिंट दे दी है, बताओ। तो 2 साल के बाद का, बिकॉज मुझे रेशियो ही निकालना है, तो मैं 9:14 है या क्या है, मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। ठीक है, मतलब मैं इनको डबल कर लूँ, ट्रिपल कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँगा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मुझे सिर्फ रेशियो निकालना है, मैं रेशियो में इंटरेस्टेड हूँ। तो 2 साल के बाद का अमाउंट और 4 साल के बाद का अमाउंट है जी 14। तो 2 साल का गैप है, तो 2 साल का गैप है, इनके बीच में गैप कितने का है, 5 का है। तो चाहे तो डबल कर लो, क्योंकि 5 को अगर आप हाफ करोगे, 2 साल का गैप है, 5 को हाफ करोगे तो 2.5 आएगा। चाहे तो 2.5 से डील कर लो फ्रैक्शन से, नहीं तो डबल कर दो मामले को। ये लो, रेशियो ही तो है। कितने का गैप है, 10 का गैप है, और यहां पर कितने का गैप है, 2 years का गैप है। तो 2 साल में 10 यूनिट बढ़ गए, तो 1 साल में कितने बढ़ रहे होंगे, 5 यूनिट बढ़ रहे होंगे 1 ईयर में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 7 years। तो प्रिंसिपल इससे 2 साल पहले का होएगा। हर 1 साल में 5 यूनिट ऐड हो रही है, हर 1 साल में। तो 2 साल में कितने यूनिट ऐड हो रही है, 2 साल में 10 यूनिट ऐड हो रही है, तो इसमें से 10 घटा दो, -10 कर दो, तो 8, प्रिंसिपल तो 8 हो गया। और वो बोल रहे हैं 7 साल का, तो 1 साल में 5 यूनिट ऐड हो रही है आगे जाते हुए, 5 यूनिट घट रही है पीछे आते हुए, तो 3 साल आगे जाना है। तो 1 साल में 5 यूनिट, 3 साल में 15 यूनिट, तो 15 यूनिट जोड़ दो आगे जाते हुए, तो 30 और 13 43, तो 8:43, ऑप्शन सी। क्लियर है, सिंपल है। नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम के अंदर। कैसे, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 years। एक सम ऑफ मनी जो है वो डबल हो गया, यानी कि 100% से 200% हो गया। खुद की जो वैल्यू थी वो खुद की 100% होती है, वो 200% हो गया खुद की वैल्यू के कंपैरिजन में। तो आपने एक सिंपल सी बात खुद से पूछनी है, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट हर साल ऐड होता है, हर साल ऐड होती है सेम वैल्यू ऐड होती है कि नहीं। अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 100 रुपये है, तो हर साल 100 रुपये ऐड होता रहेगा, जब तक आप रेट को नहीं बदलोगे। ऑफ कोर्स हर साल सेम वैल्यू ऐड होती रहेगी। अगर 1 साल के अंदर 100 रुपये ऐड हुए हैं, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि 2 साल के अंदर 200 रुपये ऐड होंगे, 5 साल के अंदर 500 रुपये ऐड होंगे प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हमने देखना है हमेशा इन क्वेश्चंस के अंदर, अपने दिमाग में ये रखना है कि कितना ऐड हुआ, कितना वैल्यू ऐड हुआ। ऐड हुआ का मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, जो भी ऐड होता है वो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। तो सम ऑफ मनी अगर 100% से 200% हुआ, तो ऐड कितना हुआ, ऐड हुआ 100%, यानी कि ब्याज बना 100%। यहां पर मुझे अमाउंट नहीं देखना,
अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मुझे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है, क्यों? क्योंकि वो हर साल सेम है। एक साल में 200 रुपये तो 2 साल में 400 रुपये। तो कितना ऐड हुआ आपने देखना है। कोई सम ऑफ मनी अगर डबल हो जाता है तो 100% से 200% हो जाता है। 100% ऐड हुआ कितने साल में? 8 साल में। ठीक है, तो 100% ऐड होने के लिए लग गए हैं 8 ईयर्स। जब सम ऑफ मनी ट्रेबल होएगा, 3 गुना होएगा, तो वो होएगा 100% से 300%। लेकिन मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? मैं इंटरेस्टेड हूं कि ऐड कितना हुआ। 100% से 300% करने के लिए कितना ऐड होना चाहिए? 200% ऐड होना चाहिए। तो 100% ऐड करने के लिए 8 साल, 200% ऐड करने के लिए डबल ऐड करवाना है 16 साल। समझाने में मैंने स्क्रीन भर दी है, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं कि कितना ऐड हुआ। सेम टाइम में सेम वैल्यू ऐड होती है। ठीक है, यानी कि ब्याज कितना है बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स के लिए 300% एक्स्ट्रा होना पड़ता है, 300% ऐड होना पड़ता है। तो 300% सिंपल इंटरेस्ट ऐड होने के लिए 30 साल लग गए। 30 साल में इंटरेस्ट लगा 300%, किसका? प्रिंसिपल का। देन इट विल बी हाउ मेनी टाइम्स इन 90 ईयर्स। तो 90 ईयर्स में कितने गुना हो जाएगा सम ऑफ मनी? तो 30 का 3 गुना है, 300 का 3 गुना, 900। तो 900% ऐड होएगा, 900% ऐड होएगा 90 साल में। 30 साल में 300% ब्याज ऐड हुआ। ये ब्याज है एक हिसाब से। अब अगर आप ऐड को भी छोड़ दो कि 300% ब्याज 3 साल में, 30 साल में, तो 90 साल में 900% ब्याज, तो ये ब्याज है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 100% से 900% अगर ब्याज लगेगा, 9 गुना मत बोल देना, 1000%, 10 गुना। ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है? अकॉर्डिंग टू SI, ए सर्टेन सम गेट्स 4 टाइम्स इन 9 ईयर्स। तो 4 टाइम्स का मतलब है 300% 9 साल में, एंड 6 टाइम्स इन अनदर n ईयर्स। और 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स का मतलब है 500%, और 500% होने में उसको n साल लग गए। तो सिंपल है, 300% में 9 साल, तो 500% में कितने साल निकाल सकते हो? 9/300 गुणा 500, 9/300 गुणा 500। यूनिटरी मेथड फॉलो कर सकते हो। 300% ब्याज के लिए 9 साल, 1% ब्याज के लिए इतने साल, 500% ब्याज के लिए इतने साल। सिंपल। ठीक, या फिर बीच में 100 निकाल सकते हो। 3 से डिवाइड कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दो, 3 साल। 100% के लिए 3 साल। अब 100 का 5 गुना, 3 का 5 गुना 15। बात सेम ही है। यूनिटरी मेथड से निकाल लो या कैसे भी निकाल लो, 15 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना ऐड हुआ, वहाँ पर हम देखते हैं कितने गुना हुआ, क्योंकि वो जीपी की सीरीज में चलता है। तो कंफ्यूज मत करना इन क्वेश्चंस को। सिंपल इंटरेस्ट के हैं तो कितना ऐड हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं तो कितने गुना हुआ, करेंगे बाद में। अब ये और कुछ एक आधे मिसलेनियस क्वेश्चन और कर लेते हैं, एंड के कुछ क्वेश्चन हैं ये। सुदीप इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ ए सर्टेन सम एट 5%, 3/5 ऑफ द सम एट 6% एंड द रिमेनिंग एट 10%। तो कोई प्रिंसिपल था, उसका 1/8 जो है उस पर इसको 5% ब्याज मिला, उसके 3/5 जो है उस पर इसने 6% ब्याज लिया, और जो रिमेनिंग है उस पर इसने 10% ब्याज लिया। तो ओवरऑल जो ब्याज हो गया 2 साल में वो इतना हो गया। देन द टोटल सम इन्वेस्टेड, तो टोटल सम बताओ। तो सारी चीज़ें परसेंटेज और फ्रैक्शन में हैं। एक वैल्यू ऐसी है जो कि रुपए में है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ एग्जैक्टली ऐसी ही, फिर जो टोटल इंटरेस्ट होएगा उसको इससे कंपेयर कर दूंगा, है ना? ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वो सम ऑफ मनी जो इसने इन्वेस्ट किया है उसको अज्यूम करूँगा। तो उसको मैं ऐसा अज्यूम करने की कोशिश करूँगा कि फ्रैक्शन में ना आए चीज़ें। तो वो सम ऑफ मनी ऐसा होना चाहिए जो 8 से डिवाइड हो जाए, उसका 1/8 हो जाए। तो 8 से डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए, ताकि उसका 1/8 और 3/5 करना पॉसिबल हो। तो 8 5 40, 40 होना चाहिए वो सम ऑफ मनी। और एक और खासियत कि उसका 5% भी निकाल लूँ, उसका 6% भी निकाल लूँ, यानी कि कुल मिलाकर उसकी परसेंटेज निकाल लूँ। अगर उसका 1% में निकाल पाया तो कुछ भी परसेंट निकलवा लो। तो उस सम ऑफ मनी को 40 मानने के बजाय 40 के आगे 2 जीरो और जोड़ देता हूँ, 4000, पूरी टेंशन ही खत्म। तो ये मैंने कैसे माना समझ में आया?
वो 8 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड हो, 40 कर दिया और उसके बाद 2 जीरो लगा दी। 2 जीरो क्यों लगा दी? क्योंकि परसेंटेज निकल जाएगा, 1% निकल जाएगा, फिर तो कुछ भी आप निकाल ही लो। तो वो सम ऑफ मनी मैंने मान लिया 4000। तो इसका 1/8, तो इसका 1/8 कितना होगा? 8 से डिवाइड करो, 500 रुपये। तो 500 रुपये उसने कैसे इन्वेस्ट किए? 5% पर एनम पर, तो 25 रुपये ब्याज हो गया। देखो कितना इजीली परसेंटेज निकल जाएगा। अब 3/5, तो इसका 3/5 तो मन ही मन में करो, 3/5, 5 8 40, 2400। तो 2400 रुपये उसने इन्वेस्ट कर दिए 6% पर, तो 144 रुपये ब्याज, 24 के 144। ठीक है, रिमेनिंग कितने हैं? 24 और 5 19। अब कई बच्चे रिमेनिंग ऐसे करते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे टाइम वेस्ट होएगा। इन फ्रैक्शन को जोड़ेंगे, उसको 1 में से घटाएंगे, नहीं। ये जो एक्चुअल वैल्यूज है इन्हीं को घटा लिया करो। 24 और 5 19, तो 1900 अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो 2100 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको कितने परसेंट पर दिया उसने? इसको उसने दिया 10% ब्याज पर, तो 210 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, और ये जो ब्याज है ये 1 साल का है। 5% ब्याज 1 साल में मिल रहा है ना, 2 साल में तो 10% मिलेगा। और ये जो टोटल अमाउंट है ये 2 साल की है। तो 1 साल का ब्याज देख लेता हूं, यहां पर 1 साल का ब्याज है, चलो इसको बाद में देखेंगे। कुल मिलाकर वो ये बता रहा है कि टोटल इंटरेस्ट इतना मिला, तो मैं यहां पर एक बार टोटल इंटरेस्ट को जोड़ लूं, तो 2 और 1 3, 300, 4 और 2 6 और 1 7, 370 और 9 379। पूरा ब्याज बना 379 यूनिट्स। 379 यूनिट्स की वैल्यू है, ये 1 साल का ब्याज है, 1674 डिवाइडेड बाई 2। और ये हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल सम कितना था, यही पूछ रहे हैं क्या? हाँ। अगर वो ये भी पूछते कि भैया 6% पर कितना दिया, हम बता देते, 10% पर कितना दिया हम बता देते, इन दोनों का फ़र्क कितना है वो हम बता देते, जितने भी यूनिट की वैल्यू पूछता वो हम बता देते। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है, क्वेश्चंस को अगर हम ऐसे कर सकते हैं यूनिट्स मान के, बहुत ही बढ़िया तरीका है, क्योंकि वो कुछ भी पूछेगा हम इजीली बता देंगे। ठीक, तो 379 यूनिट्स की ये वैल्यू है, तो एक यूनिट की वैल्यू होएगी ये, और 4000 यूनिट्स की वैल्यू होएगी, देखो फिर ये इसका डबल तो है नहीं, ये किस चीज़ से कटेगा? 379 ही आया ना ये, 1674। कितने पर जा रहा है ये मैं देखूं? 3 पर जाएगा, 3 3 9 नहीं, 3 पर तो ये जाएगा नहीं, ना ही ये 2 पर जाएगा, किसी और चीज़ से कटेगा ये। 7 और 3 10 और 9 19, चलो जी काटते हैं। 7 से अगर मैं स्टार्ट करूं, 7 5, हाँ 7 से कट रहा है, 7 5 35, ऐसे कर लेते हैं, 7 5 35। अरे मैंने मन ही मन में 4 शेष बचा लिया, इसलिए 7 से कट गया, नहीं कट रहा 7 से। 7 से 11 से भी नहीं कट रहा, 13 दूनी 26, 11 नहीं कट रहा, 17 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, 19 से नहीं कट रहा, 23 से कम 23, 14 बचेगा, नहीं कट रहा, 29। यार ये क्या मामला है, ये अंडर रूट करके देखेंगे, 324 18, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 7, 2 और 1 379, 24 सिक्के 144, 5 5 25, 210। यहाँ पर भी ठीक किया है, 1/8 ठीक किया है, ठीक है जी, 3/5 ठीक किया है, 3 5 5 8 8 3 24 ठीक है। तो ये मैंने 1900 कर दिया था, अरे तो देख रहे हो, मतलब बढ़िया बात है, यहाँ पर गलती हो गई मेरे से। क्या है कि अगर एक छोटी सी भी सिली मिस्टेक कर दी तो वो कॉस्टली पड़ती है, तो इसलिए मैं आपको बार बार क्या बोलता हूँ कि शांति से करना है। हम गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते उस क्वेश्चन के अंदर जो हमें आता है, तो ये गंदी बात है, अगर मैं ऐसे करूँगा तो गया काम से, फिर दिमाग और खराब होएगा पेपर में। तो आप ऐसे कर सकते हो कि पेपर में जाकर गलती नहीं करूँगा, ऐसे नहीं भैया, प्रैक्टिस है हर एक चीज़ की, तो मॉक टेस्ट में करो वो चीज़, ठीक है, तब जाकर पेपर में नहीं होएगी। और मेरा तो फिर भी ये है, चल जाएगा, मैं यहाँ पर बीच बीच में बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो हो ही जाती है गलती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ये कितना, ये यहाँ पर ये 279 बना था क्या, और मैंने 379 कर दिया था? नहीं, 379 ही बना था, 1 और 1 2, फिर से गलती कर रहा हूँ।
चलो फिर ये कटेगा क्या 279 से, 4 पर जा रहा है, 4 पर तो जाएगा नहीं, 3 पर हाँ अब जा सकता है, 3 में 27, 27 थी कैसे, हाँ ये 3 पर चला जाएगा, ठीक। तो 4 थी 12, 12,000 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी। तेरा भाई नेक्स्ट वैसे ही एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। A person invested 2/3 of his capital at 12%, 1/4 at 15% and the balance at this much। प्रैक्टिस कर लो एक बार जल्दी से। तो 2/3 जो भी हम अज्यूम करेंगे 3 से डिविजिबल होना चाहिए 4 से, 4 और 3 12, 4 और 3 का एलसीएम 12 है, तो 1200 मान लेता हूँ, सारा झंझट खत्म, सम ऑफ मनी। तो इसका 2/3 क्या होगा, 2/3 करो 800, तो 800 रुपये उसने दे दिए हैं भाई 12% ब्याज पर, ठीक है, 96 रुपये ब्याज बन गया। 1/4, तो इसका 1/4 है 300, 300 रुपये उसने दे दिए हैं, और यहाँ पर ऐसे लिखना भी ज़रूरी नहीं है, 15 15 थी 45, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे को तो सारी चीज़ें अरेंज करनी ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग में भी ऐसे चीज़ें अरेंज हो जाएं। 8 और 3 11, यहाँ पर बच गए 100 रुपये, तो इसको उसने कितने % पर दिया, 18% पर, तो इसका 18% 18, तो ये कितना हो गया, यहाँ से 4 उठा के इसको दे देता हूँ, ये बन गया 100 और ये हो गया 14, तो 50 और 59, 159 हो गया इन सब का सम, ठीक है। अब इस 159 की जो वैल्यू है ये क्या है, ये 1 साल का ब्याज है इस सिचुएशन के अंदर, यहाँ पर 1 साल का ब्याज है, ये कितने साल की है, ये भी 2 साल की है, 2 साल में इतना ब्याज मिला, तो 1 साल में इतना ब्याज मिला, तो 159 यूनिट की वैल्यू है, 1200 यूनिट की वैल्यू पूछिए तो ईजिली बता देंगे। देखो तो 2 से 2 के 12 कटेगा, 9 में 81, 9 पे जा तो नहीं रहा, फिर से कोई गलती तो नहीं करती है, चलो देखते हैं अब क्या ही करें। 5 और 1 6, 3 से तो कट रहा है और ये 3 से कट नहीं रहा, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तीय 53, अच्छा 53 का पहाड़ा गाना पड़ेगा, 5 तीय 15, 3 तीय 9, 3 पंजे 15, 159, 16 में से 9 गए 7, 8 में से 5 गए 3, 371 यार, 7 पर जाएगा, 7 तीय 21, हाँ 7 पर चला जाएगा, ठीक है। तो 37 दूनी 74, 7400 आंसर इस ऑप्शन है। तो एक आधी बार एग्जाम में भी ऐसे हो जाता है, 53 से डिवाइड करना पड़ गया, 43 से डिवाइड करना पड़ गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 73 से डिवाइड करना पड़ गया, ठीक है। तो क्या 53 का टेबल अगर आप यूज़ करोगे और 15 का टेबल यूज़ करोगे तो क्या उसमें फ़र्क होएगा टाइम में? ऑफ कोर्स होएगा, वो 15 का है आपने याद कर रखा है, ये 53 का याद नहीं कर रखा, ऑन द स्पॉट कर रहे हैं, तो इसमें कई बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मेरे को बहुत लिखना पड़ता है, क्या चाहते हो कैलकुलेटर छुपा के ले जाओगे जेब में, है कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन उस वो कैलकुलेटिव है, जो कंसेप्चुअली डीप है उसमें टाइम लगेगा सोचने में, ठीक है। लोग पहले सोच के आपको ये बोल देते हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं, मैं लेक्चर से पहले 20 मिनट लगेंगे ऐसे एग्जैक्टली सोल्व करने में, मैं इनको देख के आता हूँ लेकिन एग्जैक्टली सोल्व करके थोड़ी आता हूँ कि हाँ ये अरेंज करने के लिए मोटा मोटा 60-70% मेरे को आइडिया हो जाता है कि हाँ ये ऐसे होगा, इसको आगे रख दो, इसको पीछे रख दो, एक आधा सोल्व भी करना पड़ जाता है कि कहाँ पर रखूँ इसके लिए, है? तो ये थोड़ी मैं रट के बता दूँ कि 53 से 37 पर जा तो रहा है, ऐसे खड़ा जाऊँ 37 पर जा तो रहा है, दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, नहीं मेरे को खुद नहीं दिख रहा 37 पर जा रहा है और किसी को नहीं दिख रहा, झूठ बोल रहा है जिसको दिख रहा है, मैं उसको 5 वैल्यू दूंगा अलग से 53 के पहाड़े की, फिर पूछूंगा ये दिख रही है कि नहीं फिर फंसेगा। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 10,500 एट X% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एंड ए सम ऑफ 13,500 एट X प्लस 2% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्नड ऑन बोथ द इन्वेस्टमेंट फॉर 3 years is 7650, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी कि एक हिसाब से एक्स की वैल्यू यहाँ पर पूछी जा रही है, ठीक है जी, देखते हैं। तो टोटल 3 साल में ब्याज इतना बना, तो मैं 1 साल का ब्याज तो निकाल लूँगा इसको 3 से डिवाइड करके, तो ऊपर से 1 साल का ब्याज निकालता हूँ, तो बहुत ही सिंपल है, ऊपर से भी 1 साल का ब्याज निकालना, ठीक है। देखो 10,500 के ऊपर आप एक तो ऐसे कर सकते हो, 10,500 का X% कितना होगा, उसका 1% कितना है इतना, तो X% कितना होगा 105x, इसका 1% कितना है 135, तो x प्लस 2% क्या होगा 135 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो टोटल ब्याज इतना ही बना, ऊपर X% ब्याज बन रहा है, तो 105 इंटू एक्स, 135 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पर 1 साल में कितना ब्याज बनेगा 3 से डिवाइड कर दो,
3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, खत्म। यहाँ पर सोल्व करो। 135x प्लस 105x कितना हो गया? 240x। 135 इंटू 2 270, 270 को उधर ले जाकर घटाओ, माइनस का 270, x की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। x प्लस 2 की वैल्यू पूछिए। 15 में से 7 गए 8, 4 में से 2 गए 2। ये होगा भी कि डिवाइड नहीं होगा तो नहीं होगा, देखी जाएगी, देखते हैं। 228 डिवाइडेड बाई 24, 4 छके 24, 4 पंजे 20, 4 सते 28, 3 दूनी 6, 3 से गया 19 पर, 19/2 यानी कि 9.5। 9.5 मत मार देना, सेकंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा है, यानी कि x प्लस 2, तो 9 और 2 11.5। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कुछ यूज़ करना है नहीं यूज़ करना, दिमाग भी आइडल पे पड़ा है, दिमाग भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे x% ब्याज मिला, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे x प्लस 2% ब्याज मिला, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर x% तो मिल ही रहा है। हाँ जी सर, बस इसके ऊपर 2% एक्स्ट्रा मिला। अगर मैं इसके 2% को घटा दूं, हर साल की बात कर रहा हूं मैं, इसका 2% कितना है? 270। अगर मैं इसके 2% को घटा दूं, जैसे एक साल का ब्याज कितना है? 3 से इसको डिवाइड करो, एक साल का ब्याज है 2550। अगर मैं 270 को घटा दूं तो ये जो वैल्यू आ रही है, जो एक्स्ट्रा 2% ब्याज मिल रहा था कुछ अमाउंट के ऊपर, वो 2% मैंने घटा दिया, तो ये जो ब्याज मिल रहा है, ये जो वैल्यू आई है, ये x% के कारण आई है। एक जगह x% इंटरेस्ट बन रहा था, एक जगह x प्लस 2 एक्स्ट्रा 2% मिल रहा था, उसको मैंने हटा दिया। तो ये जो भी इंटरेस्ट बन रहा है ये x% के कारण बन रहा है। किसके ऊपर? जितनी भी सारी वैल्यू थी सबके ऊपर x% है अब इंटरेस्ट। एक जगह x प्लस 2 था, वो मैंने काट दिया, तो इनको जोड़ो, 13,000 और 10,000 23,000, 500 और 500 1000, तो 24,000। तो 24,000 का x% है ये, तो 24,000 का कितने परसेंट है ये देख लेते हैं। 24,000 का 1% कितना है? 1% है 240, तो उससे डिवाइड करके देख लेंगे 1% इसमें कितनी बार आया। x की वैल्यू 9.5। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज इसमें कोई बुराई नहीं ना कोई। तो ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। देन एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, देखो इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो करो जोश से करो पूरा, सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया आपका। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी विल बी ₹600 आफ्टर 10 ईयर्स। इस टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं कि 10 साल में 600 हो जाएगा। इफ द प्रिंसिपल इज ट्रेबल्ड आफ्टर 5 ईयर्स व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट। 10 साल में 600 हो जाएगा। 10 साल में कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, हुआ नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने 5 साल में प्रिंसिपल को ट्रेबल कर दिया, यानी कि 3 गुना कर दिया। तो भाई 10 साल में टोटली अगर 10 ईयर्स में 600 हो जाता है, तो आप 1 साल की निकाल लो, 1 साल की भी निकाल सकते हो, अगर यूज़ में आए तो 5 साल का भी निकाल सकते हो, कितने भी साल का निकाल सकते हो। 5 साल में 300 होएगा, 10 का 10 5, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 5 साल के बाद सम को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर तो प्रिंसिपल वही चला ₹p। तो 10 साल में ब्याज बनना था 600, तो पहले 5 साल के अंदर ब्याज कितना बनेगा? पहले 5 साल के अंदर ब्याज बनेगा 300, अगले 5 साल में भी 300 बनना था, लेकिन इन्होंने प्रिंसिपल को 3 गुना कर दिया, तो भैया ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। तो ब्याज हो जाएगा अगले 5 साल का 900। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 1200। तो आंसर विल बी ऑप्शन है। अब अगर ये इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट करने की सोचूं, डिफिकल्ट नहीं या फिर कंसेप्चुअल करने की सोचूं, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आफ्टर 6 ईयर्स जो रेट जो है वो हमने कर दी है 1.5 टाइम्स, ठीक है, और जो प्रिंसिपल जो है वो हमने कर दिया है 2 टाइम्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आफ्टर 6 ईयर्स, तो 6 साल तक तो मामला वैसा ही चला। तो 1 साल में ब्याज बनना था 600, तो 6 साल में बनेगा 360, ठीक है। अब आगे क्या है? अगले 4 साल के लिए क्या होगा मेरे भाई? 1 साल का ब्याज है 60 रुपये, नॉर्मली 60 रुपये होगा। आप लोगों ने रेट को 1.5 गुना कर दिया, तो ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा। मैंने आपको बताया
सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PRNT। तो ऊपर तो उसने सिर्फ प्रिंसिपल को 3 गुना किया था तो ब्याज 3 गुना हो गया। आप बाकी चीज़ों को भी ऐसे गुणा कर सकते हो, ठीक है। 1 साल का ब्याज 60 रुपये है, रेट को 1.5 गुना किया तो ब्याज भी 1.5 गुना, प्रिंसिपल को 2 गुना किया तो प्रिंसिपल भी 2 गुना। ये तो हुआ 1 साल का ब्याज, बात चल रही है 4 साल के ब्याज की। ये हो जाएगा 4 साल का ब्याज, 4 × 12 = 72, 720। तो उत्तर आ जाएगा 1080। समझ रहे हो? तो हमने इन चीज़ों को रटना नहीं है, दिमाग में अपनी समझ को बढ़ाना है। तो दैट्स ऑल। अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है भाई। यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको फिर से बता दूँ, मैं 1% भी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा कि डेट आ गई, क्योंकि टाइम है अपने पास। अगर हम अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रख के करेंगे तो टाइम है। हाँ, इतना हो सकता है कि मैं अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा दूं, आप अपने स्टडी टाइम को बढ़ा दें। चीज़ें बहुत ही फाइन तरीके से पॉसिबल हैं। और बच्चे बोल रहे थे कि सर आप स्ट्रेटजी बता दो एंड के इतने दिनों की। तो मैं अभी कोर्स वालों से बात कर रहा हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ। तो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, हमने 2-2.5 महीने पहले हमने स्ट्रेटजी बनाई थी कि 2 महीने के अंदर अगर पेपर आएगा। इस दिन स्ट्रेटजी बनाई थी जब बैच लॉन्च हुआ, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की बना ली थी। तो बीच में बदलने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रेटजी, वही स्ट्रेटजी तो चल रही है, उसी के ऊपर चलो, चीज़ें वैसी ही हैं जैसे एक्सपेक्ट की थी। तो अलग से स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वही करते रहो जो कर रहे थे। अभी उड़ते उड़ते तो नहीं पढ़ने लग जाओगे कि एंड के इतने दिन बचे हैं, उड़ते उड़ते नीचे सिर करके पढ़ूंगा। वही करते रहो। स्ट्रेटजी तो अभी उसके लिए अलग से बताऊंगा ना, जिसको मुझे लगता है कि अभी इसकी तैयारी वीक चल रही है, ये चल रही है। आपको तो मैं स्टार्टिंग से गाइड कर रहा था, ठीक है। तो वही करते रहो, उसी को कंटिन्यू रखो, अपने दिमाग को शांत रखो, हैं। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उनसे खुद को कंपेयर करें, तो आप बहुत ही पॉजिटिव पोजीशन में हो। हम काफ़ी ठीक ठाक टाइम से, हम बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया मटेरियल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और बस दिमाग को आपने डरने नहीं देना। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम डर भी नहीं रहे हैं, नर्वस नहीं हो रहे हैं, इस कारण हम ना गिल्टी हो रहे हैं, ना अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी एक एज मिल गई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इन छोटी छोटी जगह से भी एज मिल जाती है। और जो कंसेप्ट आप सीखते हो, जैसे मॉक्स को एनालाइज करते हो, उन चीज़ों से भी एक एज मिल जाती है। तो कई जगह से थोड़ा थोड़ा जब आप आगे हो जाते हो बाकी लोगों से, आप काफ़ी आगे हो जाते हो। आप उनसे सिर्फ कैलकुलेशन में इतना फास्ट नहीं होगे कि भैया आप ह्यूमन कैलकुलेटर बने बैठे हो एसएससी की तैयारी में, नहीं। छोटी छोटी एज हर जगह मिलेगी। धीरे धीरे किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी, किसी एक और चीज़ को लेकर ज़्यादा क्लैरिटी, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आप काफ़ी आगे हो जाओगे। किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा आगे नहीं हो जाओगे, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, लगे रहो बस। कुल मिलाकर बात यही है।